हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कैसी होगी, कैसे करना होगा, जो ताकि शॉर्ट टर्म में हम लोग क्वालिफाई कर सकें बिहार लाइब्रेरियन को। तो आप लोगों के रिक्वेस्ट पर को ध्यान में रखते हुए मैं अब बिहार लाइब्रेरियन एमसीक्यू सीरीज लेकर के आया हूं, और ये सीरीज अब हम लोगों की मेरी कंटिन्यू रहेगी। ऐसा नहीं कि मैं अब ज़्यादा दिन आप लोगों को गैप नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पिछले जो क्लास थी उसमें काफ़ी गैप चल रहा था, 3 से 4 दिन 5 दिन कभी हो जा रहा था। मैं एक डिफरेंट वर्क में इन्वॉल्व था, बट आप लोगों के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अब मैं रेगुलर ये एमसीक्यू सीरीज लेकर के आ रहा हूँ। और उम्मीद है कि आपको मेरी एमसीक्यू सीरीज जो बताया गया है, जो मैं बताऊंगा आप लोग को, और ये सिर्फ एमसीक्यू सीरीज के साथ साथ मैं एक एक क्वेश्चन का पूरा डिटेल्स में आपको नॉलेज देते जाऊंगा, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को कंफ्यूज करके आंसर दूसरे को ना दे दें। मतलब 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कैसे एक दूसरे को एलिमिनेट करेंगे वो आप सीख पाएंगे। और एलिमिनेट के साथ साथ आप एक क्वेश्चन से 2-4 क्वेश्चन भी आप सीख पाएंगे कि अगर मान ली सपोज दैट इस वाला क्वेश्चन इस तरह नहीं आया, तो घुरा करके एक क्वेश्चन में मैं 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। हो सकता है कि ये वाला जो मैं आपको एमसीक्यू की सीरीज करा रहा हूँ वो क्वेश्चन न आकर के जो मेरे बताए गए एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा हो सकता है उसमें मैच कर जाए। तो ये जो मेरी जो एमसीक्यू सीरीज मैं लेकर के आया हूँ ये कंटिन्यू रहेगी। अब आपको इसमें मैं पूरा एक प्रत्येक जितने भी मेरी क्लास होगी कम से कम 15-20 जितना हो सकेगा मैं डिटेल्स एमसीक्यू सीरीज लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए। और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा और आप बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड होंगे, ये मुझे बहुत विश्वास भी है। तो मेरी एमसीक्यू सीरीज से अब आप लोग जुड़ जाइए, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे चैनल हैं जो लेकर के आ रहे हैं, या बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी को लेकर के बहुत सारे चैनल लेकर के आ रहे हैं, लेकिन उसमें मेरा भी एक चैनल है जो मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा कि आपकी तैयारी अच्छी हो और आप ज़रूर बिहार लाइब्रेरियन के लिए क्वालिफाई कर जाएं। तो चलिए आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं। वैकेंसी अभी आई नहीं है, लेकिन हाँ नोटिफिकेशन होने वाली है। हो सकता है जल्दी जून में किसी बहुत शॉर्ट टर्म में भी, या 10 दिन 15 दिन 20 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अभी से ही हम लोग तैयारी कर दें। और देखिए ज़्यादा इसका सिलेबस ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत अलग टाइप का सिलेबस होगा। ये यदि आप लोग केवीएस की तैयारी कर रहे हैं या एनबीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसी से मिलता जुलता सिलेबस उसका होगा। ऐसा नहीं कि बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर बिहार लाइब्रेरियन का सिलेबस कैसा होगा। सिलेबस केवीएस या एनबीएस से मिलता जुलता ही इसका सिलेबस होगा। और जितने क्वेश्चन रहेंगे जहाँ तक मुझे ज्ञात हो रहा है कि 80 से 100 क्वेश्चन आपके लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड हो सकते हैं, या 80 भी हो सकते हैं, या 60-70 जो भी सिलेबस आएगा। फिलहाल जो भी आपका एक कंसर्न पेपर तो रहेगा ही, और कुछ रीजनिंग भी रह सकता है, या जो भी सिलेबस उस टाइम रहेगा। तो फिर नया जब सिलेबस आ जाएगा फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग भी चलेंगे। तो फिलहाल अभी जब तक सिलेबस नहीं आया है हम लोग लाइब्रेरी साइंस पे फोकस करते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एमसीक्यू सीरीज 1। इसके बाद हमारी सिलेबस कंटिन्यू रहेगी। तो चलिए हम लोग आज पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि ऐसा रंगनाथन यूज द टर्म फॉर मोबाइल लाइब्रेरी। देखिए यह बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ये मैं पिछले केवीएस में भी इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ। 2023 में केवीएस की एग्जाम हुई थी, वहाँ से भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो मैंने इसको देखा कि ये केवीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो क्यों नहीं आपको मैं बता दूं। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे और बहुत सारे इससे अभी अनजान भी होंगे। तो चलिए, तो ये क्या है, मोबाइल लाइब्रेरी क्या है कि इनको जैसे ऑप्शन दिया गया है, मूविंग लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स, लाइब्रेरी ऑन मोबाइल और लाइब्रेरी मशीन। देखिए बहुत जो नहीं जान रहे होंगे वो क्या जानते हैं, लाइब्रेरी, मोबाइल लाइब्रेरी का मतलब है कि आप मोबाइल यूज कर रहे हैं और उसी में आप लाइब्रेरी को, जैसे वर्चुअल लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरी क्या करता है कि जहाँ पर कोई आपके सामने इसको बोल सकते हैं लाइब्रेरी नो वॉल्स, नो वॉल्स मतलब कोई भी बाउंड्री नहीं है। तो मोबाइल लाइब्रेरी क्या होता है, ये रंगनाथन का डेवलप किया गया है। और ये 1931 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने अपने गांव मद्रास में ही लाया था, एक्टिवेट किया था। मोबाइल लाइब्रेरी जैसे आप लोग जानते होंगे टम टम,
पहले के समय में लोग टमटम में सफ़र करते थे। तो उसी तरह रंगनाथन ने क्या किया कि एक टमटम का ही बनाया और उसको ये लाइब्रेरी ऑन, उसको बोला था डोर टू डोर, प्रत्येक दरवाजे पर लाइब्रेरी जाती थी और लोगों को इससे क्या होता था, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सटेंशन सर्विस। एक्सटेंशन सर्विस में क्या होता है कि कैसे आप किसी रीडर्स का मोटिवेट करेंगे, उसको पढ़ने की कैसे आदत डालेंगे। तो हम क्या करते थे, लाइब्रेरी ऑन योर डोर या मोबाइल लाइब्रेरी, दोनों का टर्म एक ही है कि लाइब्रेरी ऑन योर डोर या मोबाइल लाइब्रेरी ऑन व्हील्स, चक्के पर पुस्तकालय। ये टमटम का साइज का होता था, टमटम का शेप का, और उसी पर 100-200 बुक रख दी जाती थी और ये डोर टू डोर गांव में जाती थी लाइब्रेरी। तो इससे क्या होता था, जो भी पढ़ने वाले यूजर्स होते थे उसको उनकी क्या होती थी, उनकी जिज्ञासा होती थी किसी बुक को पढ़ने की। तो इसलिए रंगनाथन ने इसका टर्म दिया, ये दिया लाइब्रेरी ऑन व्हील्स, यानी चक्के पर इसको बोला जाता है। चक्के पर हिंदी में आएगा चक्के पर पुस्तकालय, चक्के पर पुस्तकालय। यहां पर देखिए ये क्या होता है, मूविंग लाइब्रेरी का, इसलिए ये रॉन्ग होगा कि मूविंग लाइब्रेरी मतलब लाइब्रेरी को मूव कर देना, तो ऐसा तो ये हो नहीं सकता है। फिर लाइब्रेरी ऑन मोबाइल, ये भी आप नहीं हो सकता है, क्योंकि मोबाइल पर लाइब्रेरी आप यूज कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, वो वर्चुअल लाइब्रेरी हो गया। तो यहाँ पर है कि इसका कंसेप्ट रंगनाथन ने दिया था 1931 में, 1931 में कंसेप्ट दिया था। और ये कहां से स्टार्ट हुआ था, तो मद्रास से, मद्रास से स्टार्ट हुआ था। तो यहां भी हमारा ये भी गलत हो गया और ये भी लाइब्रेरी मशीन नहीं है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए, स्टॉक वेरिफिकेशन इज एन एक्टिविटी ऑफ। स्टॉक वेरिफिकेशन लाइब्रेरी का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि स्टॉक वेरिफिकेशन में क्या किया जाता है कि प्रेजेंट स्टेटस ऑफ अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का प्रेजेंट स्टेटस क्या है। कि हो सकता है कि लाइब्रेरी में 10,000 बुक्स हैं आपकी लाइब्रेरी में, और यदि स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाए तो उसमें 9,000 कुछ समथिंग 900 या 10 बुक्स आई। तो आखिर 90 बुक्स कहाँ गई, 90 बुक्स कहाँ गई, या तो इसी होगी या बाइंडिंग में गई होगी या कहाँ गई। तो उसको हम क्या करते हैं, प्रत्येक देखिए स्कूल में अलग होता है स्टॉक वेरिफिकेशन और यूनिवर्सिटी में अलग अलग टर्म में स्टॉक वेरिफिकेशन होता है। क्योंकि अब स्कूल में देखा जाए कि स्कूल में जनरली आप कितने दिन में स्टॉक वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या एक कॉलेज में कितने दिन पे स्टॉक वेरिफिकेशन, स्कूल में कितने दिन में स्टॉक वेरिफिकेशन कर सकते हैं, कॉलेज में कितने दिन पे स्टॉक वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या यूनिवर्सिटीज में कितने दिन पे स्टॉक वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो देखिए स्कूल में क्या होता है, कलेक्शंस कम होते हैं, 2,000, 5,000, 4,000, तो वहाँ स्टॉक वेरिफिकेशन करना आसान हो जाता है। और स्कूल में क्या होता है ना कि समर वेकेशन जब पीरियड आता है तो उस पीरियड में स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाता है। तो स्टॉक वेरिफिकेशन से हमें जानने को मौका मिलता है कि लाइब्रेरी में अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है हमारा, कि कोई भी बुक्स अगर किसी को इशू की गई होंगी तो वो भी मुझे जानकारी लेना है। अगर उन्होंने बुक्स को ज़्यादा दिन तक रखा हुआ है अपने पास तो उसकी भी जानकारी लेनी है, उनको रिमाइंडर करना है। तो ये दैट इज पार्ट ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन। तो यहाँ क्वेश्चन है कि स्टॉक वेरिफिकेशन और एक्टिविटी किस किस एक्टिविटी का स्टॉक वेरिफिकेशन पार्ट होता है। तो एक्विजिशन का पार्ट है, कि सर्कुलेशन का है, कि पीरियोडिकल सेक्शन का है, कि मेंटेनेंस का है। तो मेंटेनेंस देखते हैं ना, घर में कोई सामान इधर उधर मिसिंग हो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है, आप कहीं रखने का और कहीं रख देते हैं कहीं और, तो ये सब क्या हो जाता है, मेंटेनेंस सेक्शन के ये अंदर में आता है कि हमें क्या करना है कि जो जहाँ पर रखनी चाहिए वस्तु हमको क्या करना है, उनको उसी जगह पर रखना है। तो मेंटेनेंस सेक्शन के ही अंदर में आता है। तो चलिए ये तो हमारा सही हो गया मेंटेनेंस सेक्शन में, लेकिन हम एक एक को जानते हैं कि इसमें एक्विजिशन सेक्शन के अंदर क्या होता है, सर्कुलेशन में क्या होता है, पीरियोडिकल सेक्शन में क्या होता है, और मेंटेनेंस सेक्शन में भी क्या क्या एक्टिविटीज की जाती है। तो पहला है कि हमें चले जाने है कि हमें एक्विजिशन सेक्शन में क्या करना पड़ता है। तो पहले देखते हैं एक्विजिशन सेक्शन में सिलेक्शन करना पड़ता है, सिलेक्शन, इसके बाद प्रोक्योरमेंट, और इसके बाद एक्सेसरी,
सिलेक्शन क्या होता है? एक्विजिशन, जितना भी लाइब्रेरी में बुक्स परचेज की जाती हैं सब एक्विजिशन सेक्शन का काम होता है। एक्विजिशन सेक्शन में क्या क्या किया जाता है? पहले हमें क्या करना है, बुक को सेलेक्ट करना पड़ता है। सेलेक्ट करने के बाद उसको कंसर्न्ड पब्लिशर या वेंडर को हमें ऑर्डर करना पड़ता है। जब ऑर्डर रिसीव हो जाती है तो हमें क्या करना है, उसका प्रोसेसिंग करके उनको पेमेंट भी फाइल बढ़ाया जाता है। दूसरा बात, उसको एक्सेसनिंग किया जाता है। एक्सेसनिंग मतलब कि उनको अपने लाइब्रेरी के रिसोर्सेस में उसको शामिल किया जाता है कि हमारी यदि 100 बुक आ गई तो हमको एक्सेसनिंग करके उनको एक नंबर देना पड़ता है, एक्सेसन नंबर। तो ये हमारा तीनों पार्ट किस में आ जाता है? एक्विजिशन सेक्शन के अंदर। सर्कुलेशन में क्या आ जाता है? इशू रिटर्न। इशू, ये इशू रिटर्न क्या है कि लेन देन, आप लाइब्रेरी में पुस्तक को लेने गए, लेकर के आए, पढ़े, आप फिर उसको जमा किए तो रिटर्न किए, इशू किए और रिटर्न किए। तो ये दैट इज अ पार्ट ऑफ क्या हो जाता है? सर्कुलेशन सेक्शन। तो सर्कुलेशन सेक्शन में पहले क्या होता था कि रजिस्टर्ड कार्ड, रजिस्टर इशू, रजिस्टर देखते थे कि एक रजिस्टर होता है, उसी में आप उसको जो भी बुक एंट्री कर लेना है आप लिए, फिर जमा करना है, जमा कर दिए। फिर आ जाता है कि आपका, देखिए ये तो हो गया कि आपको फिर आता है कार्ड सिस्टम। यहाँ पर कार्ड सिस्टम में क्या हो जाता है, 3 कार्ड हो जाता था। उसमें एक कार्ड हो जाता था बुक में रखा जाता था, एक यूजर्स को दिया जाता था और एक लाइब्रेरी के पास रहता था। तो यहाँ पर 3 कार्ड सिस्टम था, 3 कार्ड सिस्टम। और रजिस्टर में क्या होता था, एक रजिस्टर होता है, उसी में आपका नाम, आपके किस सब्जेक्ट का, आपने किस ऑथर का बुक लिया, आपने उसका टाइटल क्या है, ये रजिस्टर में होता था। और तीसरा आता है ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड मतलब खुद से आप इशू रिटर्न कर सकते हैं। आज का जो लाइब्रेरी का टेक्नोलॉजी है कि आप खुद से बुक को इशू रिटर्न कीजिए, तो ये आ जाता है ऑटोमेटेड सिस्टम के अंदर में। सेल्फ चेक इन चेकआउट, इसको बोलते हैं सेल्फ चेक इन, सेल्फ चेक इन चेकआउट। सेल्फ चेक इन चेकआउट, खुद से आप लिए और खुद से आप जमा करके आ गए, तो इसको बोलते हैं ऑटोमेटेड। अब पीरियोडिकल सेक्शन में क्या हो जाता है कि जितने भी जर्नल्स आते हैं, पीरियोडिकल्स आते हैं, मैगजीन्स आते हैं, सब इसी सेक्शन का काम होता है। पीरियोडिकल सेक्शन में मैगजीन्स, पीरियोडिकल, तो ये सब मैगजीन्स जितने भी पीरियोडिकल्स। अब मेंटेनेंस सेक्शन में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे अब रीडिंग आउट, उसके बाद डस्टिंग एंड क्लीनिंग, डस्टिंग क्लीनिंग, इसके बाद आता है आपका स्टॉक वेरिफिकेशन, स्टॉक, सेल्फ रेक्टिफिकेशन, तो इसी तरह आप सेल्फ लिस्ट, तो ये सब सारे किसके अंदर आ गया, आपका मेंटेनेंस सेक्शन के ही अंदर में आ जाते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहता है कि कभी कभी दे देगा कि स्टॉक वेरिफिकेशन, यहाँ स्टॉक वेरिफिकेशन दिया है एज एन एक्टिविटी ऑफ, यहाँ आंसर तो हमारा हो गया मेंटेनेंस। इसी तरह दे सकता है कि डस्टिंग एंड क्लीनिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ, ऑप्शन में दे सकता है, तो आपको क्या मानना है कि आपको मेंटेनेंस सेक्शन। इसी तरह रीडिंग आउट, ये सब कितना है, सब इसी के अंदर में आ जाता है, मेंटेनेंस सेक्शन के ही अंदर में आ जाता है। बाइंडिंग, बाइंडिंग क्या होता है कि कोई बुक्स फट गई और उसको क्या करना है, बाइंडिंग में भेजना पड़ता है, तो ये सब आ जाता है मेंटेनेंस सेक्शन के अंदर में। तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन में बहुत कुछ समझा कि रंगनाथन ने मोबाइल लाइब्रेरी का, इसको लिब्राचीन भी उन्होंने नाम दिया था, लिब्राचीन, लिब्राचीन। आप देखिएगा कि अगर क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि लिब्राचीन ये टर्म किसने दिया था, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने ही लाइब्रेरी ऑन व्हील्स को नाम दिया था लिब्राचीन। ठीक है।
तो ये हमारा 2 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इन कैटलॉगिंग साइन लोको मीन्स, ऑप्शन है विदाउट पब्लिशर, विदाउट टाइटल, विदाउट प्लेस एंड विदाउट ईयर। चलिए यहाँ पर एक प्रैक्टिकल भी है। अगर बहुत लोग प्रैक्टिकल ACR2 का क्लास नहीं किए होंगे तो यह क्वेश्चन उनके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन अगर जो ACR2 का क्लास किए होंगे तो उनके लिए आसान हो सकता है। लेकिन अब एक एक का मतलब समझेंगे कि इन कैटलॉगिंग साइन लोको, साइन लोको मतलब होता है कि लोकेशन, ठीक है। लोको मतलब, साइन मतलब लोकेशन अगर नहीं है या है, अगर है तब तो कोई बात नहीं है कि आपको देखिए कि जब आप ACR2 का एंट्री करते हैं तो वहाँ प्लेस का नाम दिया जाता है, लोकेशन कहाँ से बुक पब्लिश हुई है तो वो दिया जाता है। लेकिन अगर उनकी किसमें कि किसी प्लेस का नाम नहीं दिया गया है तो उस कंडीशन में कैसे आप लिखेंगे। दूसरी बात है कि अगर पब्लिशर का नाम नहीं दिया गया है तो कैसे लिखेंगे, और प्लेस का नाम नहीं दिया गया है तो कैसे लिखेंगे, ईयर का नाम, ईयर नहीं दिया गया है तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग 3-4 क्वेश्चन करते हैं। अगर साइन लोको की जगह साइन देगा कि नोमेन, साइन नोमेन, तो नोमेन मतलब हो जाता है कि जिसका कोई पब्लिशर नहीं है, और अगर प्लेस नहीं है तो क्या हो गया लोकेशन, और ईयर अगर नहीं है तो कैसे होगा उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। देखिएगा अगर पब्लिशर, यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, साइन लोकेशन मतलब प्लेस। तो कैसे लिखना है, जब आप एंट्री करेंगे ACR2 में तो लिखना है S डॉट L डॉट, S डॉट L डॉट मतलब साइन लोकस, ठीक है। इसको बोला जाता है L मतलब लोकस, यहाँ लोको दिया है तो होता है लोकस, साइन लोकस, ठीक है। साइन लोको मतलब साइन लोकस मतलब लोकेशन का नाम नहीं दिया गया है तो हमें लोकेशन SL लिखना है, S डॉट L डॉट। इसके बाद अगर पब्लिशर नहीं दिया गया है तो क्या लिखेंगे, S डॉट N डॉट, ठीक है। साइन नोमेन, इसको बोलते हैं साइन नोमेन, नो साइन नोमेन, साइन लोकस। और अगर देखिए कि ईयर नहीं दिया गया है, तो ईयर नहीं दिया गया है तो कभी कभी देखिएगा किसी बुक में ईयर नहीं दिया जाता है तो हम लोग कॉपीराइट ईयर को कंसीडर करते हैं। तो यदि ईयर नहीं दिया गया है, फर्स्ट पब्लिश्ड नहीं दिया गया है, ठीक है। जनरली फर्स्ट पब्लिश जब बुक रहती है तो उस कंडीशन में ईयर नहीं दिया जाता है तो वहां पर कॉपीराइट ईयर दिया जाता है। तो कॉपीराइट का सिंबल कैसे होता है, कॉपीराइट 1960, तो हम लोग इसको कंसीडर कर ले सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं दिया गया है तो फिर कैसे कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर ऐसा भी दे सकता है कि 1942 1948, मतलब अगर 1940 से 48 के बीच में बुक अगर पब्लिश हुई है तो इसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हमें लिखना है कि 19194 क्वेश्चन मार्क, कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो हमें ये पता नहीं है तो हमें क्या लिखना है 194 और क्वेश्चन मार्क, कुछ भी हो सकता है। या ऐसे भी आ सकता है कि 1940 के बाद अगर आपको लगता है कि यह बुक पब्लिश हुई होगी तो आप 1940 ये हाइफन दे सकते हैं, इससे कि 1940 के बाद यह बुक पब्लिश हुई होगी। तो हमको ऐसे ही लिखना है इसको। तो हमने इस क्वेश्चन से 4 तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया। जनरली टाइटल तो हर एक बुक में रहता ही है, कोई ना कोई टाइटल तो होगा ही, तो इसलिए यहाँ पर इस ऑप्शन को नहीं जाना है। तो हमारा क्या होगा कि इन कैटलॉगिंग साइन लोकल मतलब ये हमारा प्लेस हो गया। ईयर का हम लोगों ने समझ लिया, पब्लिशर का समझ लिया। यहाँ पर लोको है, अगर यहाँ आता है साइन नोमेन तो क्या आ जाता है, पब्लिशर हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि कोलेशन एंड सुइंग आर द एक्टिविटी ऑफ विच सेक्शन। अभी मैंने आपको बताया कि बाइंडिंग हो, सेल्फ रेक्टिफिकेशन हो, स्टॉक वेरिफिकेशन हो। सेल्फ रेक्टिफिकेशन होता है कि जैसे आप घर में कोई सामान को रखने का कहीं और है, आपने कोई आया बंदा, नया पर्सन आया
और उस पर्सन को जहाँ पर रखना चाहिए था वहाँ न रख करके दूसरे जगह पर रख देता है। तो वो क्या हो गया कि फलक, जब आपको लाइब्रेरी में कोई यूजर्स आते हैं बुक पढ़ने के लिए या रीडर्स, तो वो क्या करते हैं कि उनको लाइब्रेरी का सिस्टम पता नहीं होता है कि किस बुक का क्या क्लास नंबर दिया गया है। तो वो क्या करते हैं, बुक को उठाते हैं, तो उठा तो लिए, फिर रखने का जब बात आती है तो वो बुक को कहीं दूसरे जगह शिफ्ट कर देते हैं, रख देते हैं। तो उनको तो ये पता नहीं होता कि हमने क्या गलती की। तो ये जो लाइब्रेरी में जो प्रोफेशनल होते हैं, लाइब्रेरी अटेंडेंट होते हैं, उस बुक को क्या करते हैं, उनके अपने जगह पर रखते हैं। तो उससे क्या होता है, इसको बोला जाता है सेल्फ रेक्टिफिकेशन, फलक संशोधन, इसको बोला जाता है फलक संशोधन। तो यहाँ पर कोलेशन एंड सिविंग जो है ये किसकी एक्टिविटी के अंदर आता है, तो मेंटेनेंस के अंदर। अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में पढ़ाया था कि मेंटेनेंस सेक्शन के अंदर क्या क्या एक्टिविटी आ जाती है। तो आपका बाइंडिंग आ जाता है, तो बाइंडिंग में ही आता है स्वीविंग एंड कोलेशन। कोलेशन मतलब होता है कि अगर मान ली बुक फट गई है, अब बुक आगे पीछे हो गई है, पेजेज जहाँ पर होना चाहिए एक सीरियल में नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उनको एक सीरियल में करके और उसको एक बाइंडिंग करते हैं, सीते हैं, सिलाई सुई धागा से सी करके उनको एक कोलेशन में एक सीक्वेंस में उनको रखते हैं। तो ये क्या आ जाता है, किस सेक्शन क्या आ जाता है, तो हमारा ये मेंटेनेंस सेक्शन के ही अंदर में आ जाता है। तो हम लोगों ने चलिए 4 क्वेश्चन को जाना, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिमांड थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन। मैंने पढ़ाया था आपको मेरे प्लेलिस्ट में, आप जा करके देखेंगे तो वहाँ मैंने बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल्स पढ़ाया हुआ है, वहाँ से ही एक दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो अब आप यदि बुक सिलेक्शन को डिटेल्स में पढ़ना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके आप बुक सिलेक्शन पूरा पढ़ सकते हैं उसको, और वहाँ से एक दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है ही आपको। अब बिहार लाइब्रेरियन एग्जाम में मैं 100% के साथ गारंटी देता हूँ कि एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल से रहेंगे ही रहेंगे। उस तरह किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। और अब ज़्यादा डिटेल पढ़ना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे। और एक और बात कि जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं बिहार लाइब्रेरियन सीरीज कंटिन्यू आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। तो सभी लोगों से अगेन एक बार रिक्वेस्ट है कि अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि आप लोग कमेंट के अनुसार ही मैं लेकर के आता हूँ, आपके लिए वीडियो बनाता हूँ और आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपका कॉपरेशन इतना ही है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि डिमांड थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन इज गिवन बाय। देखिए बुक सिलेक्शन जो प्रिंसिपल्स है उसमें 4 लोगों ने अपना प्रिंसिपल्स दिया था। किसने किसने दिया था, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दिया था, मैकॉल्विन ने दिया था, ड्रूरी ने दिया था और डेविन ने दिया था। यहाँ पर चारों का मैंने लिखा है कि डिमांड थ्योरी, डिमांड क्या है कि इसको बोल सकते हैं आपका डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। ये किसने दिया था, तो मैकॉल्विन ने दिया था। कब दिया था, 1925 में आपका दिया था मैकॉल्विन ने। ड्रूरी ने दिया था 1930 में प्रिंसिपल्स। या आप ज़्यादा डिटेल्स आपको पढ़ना है तो आप मेरे जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ सकते हैं इसको। और एस आर रंगनाथन ने भी दिया था। तो उनका जो फर्स्ट 3 लॉ है, फर्स्ट 3 लॉ, ये पूरा उनका फर्स्ट टू 3 यानी फर्स्ट 3 लॉ। तो बुक्स आर फॉर यूज, उनका पहला नियम था एवरी रीडर हिज हर बुक एंड एवरी बुक इट्स रीडर। तो वहां पर 3 लॉ जो है ये पूरा उनका बुक सिलेक्शन पर डिपेंड करता है। और मेलविल डेवी ने क्या किया था, मेलविल डेवी ने बोला था कि जो टू बेस्ट रीडिंग मटेरियल फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट, कम से कम कीमत पे अधिक से अधिक लोगों के लिए सर्वोत्तम अध्ययन सामग्री। जो बेस्ट रीडिंग मटेरियल क्या होता है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि एक 200 की बुक्स है और एक 600 की बुक्स है। तो अगर आपका बजट एफर्ट करता है तो आप 600 की बुक्स को खरीदेंगे, अगर आपका बजट एफर्ट नहीं करता है तो आप 200 की बुक्स को खरीदेंगे। तो 600 में 3 बुक्स हो गई, एक
600 में अगर 200 वाली आप खरीदेंगे तो 3 बुक्स हो जाएगी, और वही 600 वाली खरीदेंगे तो 1 बुक्स हो जाएगी। तो दोनों का तो कंटेंट सेम है, 200 वाली का बुक का भी कंटेंट सेम है और 600 बुक वाली का भी कंटेंट सेम है। लेकिन आपके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। आपका अगर स्कूल लेवल पे है या कॉलेज लेवल पे है, यूनिवर्सिटीज लेवल पे है, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है। तो अगर आप हार्ड लेवल बॉन्ड की बुक खरीदते हैं तो एक एक बुक का 1000-1200 रुपया पड़ता है एक बुक का, और वही आप जिसका पेपर बैग खरीदते हैं तो 200-250 करके एक बुक आती है। तो यहाँ हमारा वही एक मेलविल डेवी ने दिया था कि द बेस्ट रीडिंग मटेरियल फॉर द लार्जेस्ट नंबर, बेस्ट रीडिंग मटेरियल फॉर द लार्जेस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए आपको क्या करना है, सर्वोत्तम अध्ययन सामग्री करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सब पेपर बैग को खरीदेंगे और जिससे हम 5 बुक को खरीद सकते हैं, और यदि वही 1200 की बुक की आएगी तो हम एक बुक को खरीदेंगे, 200 वाली बुक आती है तो 6 बुक्स को खरीदेंगे। तो हमें जो ज़रूरत पड़ता है अपने इंस्टीट्यूशंस के रिक्वायरमेंट के अनुसार, उनके नेचर के अनुसार हम अपना बुक को खरीद सकते हैं। और यह ड्रूरी ने प्रिंसिपल क्या दिया था कि टू प्रोवाइड बेस्ट रीडिंग मटेरियल फॉर द लार्जेस्ट नंबर, टू प्रोवाइड राइट बुक्स टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। टू प्रोवाइड राइट बुक्स मतलब अच्छे राइट बुक्स क्या होता है, राइट यूजर के लिए। आपके लिए कोई यूजर्स आया और आपको डिमांड किया तो आप क्या करेंगे, उनको राइट बुक्स देंगे जो उनके लिए हेल्पफुल हो, राइट यूजर एट द राइट टाइम। क्या होता है कि आप उनको जो समय उनके पास कमी है आपको उन्हीं समय में उनको प्रोवाइड करनी है। तो यही हो गया कि टू प्रोवाइड बेस्ट रीडर फॉर टू प्रोवाइड राइट बुक्स टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। मैकॉल्बिन ने क्या दिया, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई किसने दिया था, मैकॉल्बिन, कि जैसा डिमांड होगा उसी के अनुसार हमें क्या करना है कि सप्लाई करना है। तो यहाँ मैकॉल्बिन का प्रिंसिपल हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ये आपको मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स आर द एग्जांपल ऑफ विच फेज रिलेशन। मैंने फेज रिलेशन का टॉपिक चैप्टर पढ़ाया हुआ है, मेरे प्ले लिस्ट में है, आप वहाँ पर जा करके इनको समझ सकते हैं कि कितने लेवल्स पे कितने टाइप्स के फेज रिलेशन होते हैं। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि 3 टाइप्स के फेज रिलेशन होते हैं। पहले इंटरफेज रिलेशन, इंट्रा फैसेट फेज रिलेशन, इंट्रा एरे फेज रिलेशन। तो इंटर और इंट्रा को मैंने अब डिटेल में समझाया हुआ है कि इंटर किसको बोलेंगे और इंट्रा किसको बोलेंगे। उसी में काइंड्स क्या है, तो वहां पर आपको मैंने बताया था कि जनरल होते हैं, बायस होते हैं, कंपैरिजन होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, डिफरेंस होते हैं, डिफरेंस और इन्फ्लुएंस। तो यहां पर ये क्या होता है, लेवल। तो अब देखिए यहां पर है कि मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स आर द एग्जांपल्स ऑफ, किसका है, इंजीनियर्स के लिए मैथमेटिक्स का क्या है, झुकाव है, इंजीनियर्स पर मैथमेटिक्स का झुकाव है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब बायस आ जाता है, बायस मतलब झुकाव, ठीक है। अब दोनों के बीच में अगर कुछ जनरल रहता है, जनरल रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो वहां पर होता है जनरल। इन्फ्लुएंस मतलब हो जाता है कि इन पे भी प्रभाव। कंपैरिजन मतलब होता है दोनों के बीच में कंपेरेटिव अगर रहता तो वहां हम जानते हैं कि ये कंपैरिजन है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि जब भी इस तरह आपको एग्जाम्पल दिखेगा फॉर, तो आप समझ जाइएगा कि वो बायस है, ठीक है। तो यहाँ हमारा फेज रिलेशन का एग्जाम्पल मैंने एक रखा और डिमांड थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन को समझाया कि रंगनाथन का फर्स्ट 3 लॉ ये बुक सिलेक्शन पे है। मेलविल डेवी ने क्या प्रिंसिपल्स दिया था, ड्रूरी ने क्या प्रिंसिपल दिया था और मैकॉल्बिन ने क्या प्रिंसिपल्स दिया था। चलिए हम लोग 6 क्वेश्चन को समझे, फिर नेक्स्ट स्लाइड्स पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपूपा इज रिलेटेड टू, अपूपा क्या है वो हम लोग जानते हैं पहले कि अपूपा है क्या चीज। तो अपूपा जनरली रंगनाथन ने टर्म दिया था इसको कि ये आता है कि अरेंजमेंट ऑफ बुक्स ऑन सेल्फ, ठीक है। अपूपा का जो पूरा ये है, ए फॉर होता है एलियन, पी होता है पिनुमरल, अमरल, पिनुमरल, एलियन, ठीक है। इसके यू देखते हैं, यू जो है सबसे बीच में है, सेंटर पॉइंट। आप छाता का शेप देखते हैं ना कि
छाता देखते हैं कि ये अम्ब्रेल है और डिफरेंट क्या होते हैं, रॉड इससे कनेक्ट होते हैं, एक सेंटर पॉइंट है और डिफरेंट रॉड इससे कनेक्ट होते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको अम्ब्रेला। यू फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेल को ही अम्ब्रेला ही का टर्म रंगनाथन ने दिया था, अम्ब्रेल। तो इससे क्या होते हैं कि आप जाते हैं कहीं भी किसी मॉल में, तो आपका पॉइंट क्या होता है कि आपका जो नीड होता है, आप सबसे पहले क्या करते हैं, अपने नीड के अनुसार अपना गुड जो भी सामान आप खरीदना होता है, आप पहले उसको टारगेट करते हैं कि हमको वही सामान खरीदना है। मॉल वाले क्या करते हैं, या आप जब किसी लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपके जो आपका नीड है उसी से रिलेटेड और भी सब्जेक्ट उसके साथ अटैच किए रहते हैं। कि यदि आपको लाइब्रेरी जब आप गए तो आपका मान लीजिए डिमांड है कि हमको RS अग्रवाल की मैथ्स लेनी है, तो RS अग्रवाल के साथ साथ उसी मैथ्स से रिलेटेड और भी ऑथर के लगे रहते हैं। तो अगर आपको कंटेंट क्या होता है कि आप RS अग्रवाल का अभी तक आप बुक्स को लेते आ रहे थे और सेम बुक्स कंटेंट किसी मान लीजिए KP सिन्हा उनके बगल में ही रखा हुआ है, तो आप उनके बुक KP सिन्हा जो द्वारा जो बुक लिखी गई है उसको अगर आप पढ़ते हैं तो उसका कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप क्या करते हैं कि आप अपने जो चॉइस था RS अग्रवाल का, आप उसके थोड़ी देर के लिए आप उसको स्किप करके आप KP सिन्हा की बुक्स को ले जाते हैं। तो इससे क्या हो गया कि आपको KP सिन्हा का कंटेंट अच्छा लगा। सेम क्या कंडीशन होता है मॉल में कि जब जाते हैं आप कोई सामान लेने के लिए, तो मॉल वाले क्या करते हैं कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी आपके नीड के अनुसार जो भी कॉस्मेटिक या कोई भी प्रोडक्ट है उसके साथ अटैच करके रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप आसानी हो जाती है अरेंज करने में। और तो यहाँ है कि अरेंजमेंट ऑफ बुक्स ऑन सेल्फ। सेल्फ में क्या करते हैं कि हम बुक्स को अरेंज करते हैं, तो जो हम उस सब्जेक्ट मतलब किसी बुक को रखें उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे मान ली यहाँ पर मैंने अलजेब्रा की बुक्स को रखा, मान ली यहाँ पर RS अग्रवाल की बुक को रखा अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा से ही रिलेटेड यहाँ पर और भी होंगे, यहाँ भी अलजेब्रा, इधर भी अलजेब्रा से ही रिलेटेड, इसलिए देखते हैं कि इधर भी P है इधर भी P है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, और इससे ए जो है एलियन, एलियन मतलब होता है इससे हटे हुए, तो यहाँ पर एलियन, एलियन मतलब होता है कि विदेशी, मतलब वो सब्जेक्ट से नहीं है, ठीक है। लेकिन पिरुमरल का मतलब होता है कि जो अम्ब्रेल जो सेंटर पॉइंट पे है उसी से रिलेटेड हम उसकी बुक्स को रखते हैं बगल में। यहाँ पर तो अब क्या हो गया कि ये कैनोनिकल क्लास तो है नहीं। कैनोनिकल क्लास का मतलब होता है कि क्लास के ही अंदर उसका डिवीजन, तो यहाँ पर होता है कैनोनिकल क्लास तो है नहीं, सेम क्लास है, क्लास के अंदर डिवीजन नहीं है। तो यहाँ फिर है मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, ये भी मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है। मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट में क्या होता है कि न्यू सब्जेक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है वो बताता है मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। बुक बाइंडिंग क्या होता है, बुक बाइंडिंग के अंदर जो बुक्स फट जाती है तो उसको क्या करता है, स्विमिंग करना पड़ता है, कॉलेक्शन करना पड़ता है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ बुक बाइंडिंग। अरेंजमेंट ऑफ बुक्स, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन अरेंजमेंट ऑफ बुक्स ऑन शेल्फ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन इज नॉन एज। अब देखिएगा कि अभी जो आ रही है, जो DDC का जो आ रहा है, अब वह वेब डेबी हो गया है। वेब डेबी मतलब आपको वेब पर है, कोई भी कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकता है। पहले उसका प्रिंट वर्जन आता था, 19th एडिशन तक उसका प्रिंट वर्जन आया, उसके बाद आने वाला है जो ये जो है वेब डेबी है, ये 22nd एडिशन से वेब डेबी के रूप में आ गया। अब ये प्रिंट भी है और वेब पर भी है, तो ये 22nd एडिशन जो है ये आपका प्रिंट एडिशन भी है और आपका वेब एडिशन भी है कि आप उसको वेब से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा 2 क्वेश्चन हो गया। इलेक्ट्रॉनिक डेबी इसलिए भी नहीं हो सकता है कि ये जो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक का यहाँ कोई टर्म नहीं है। और वर्चुअल मतलब होता है कि वर्चुअल डेबी, ये भी क्या होता है, वो भी कोई टर्म नहीं है। ऑनलाइन डेबी, ये भी कोई टर्म नहीं है। तो हमारे लिए कौन हो गया, वेब पर। वेब पर मतलब होता है इंटरनेट, आप इसको आराम से एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी, तो ये वेब पर है। तो ये 22nd एडिशन जो है हमारा वेब डेबी के रूप में जाना जाता है। तो हमारा यहाँ 8 क्वेश्चन हो गया।
नेक्स्ट स्लाइड पे फिर और 2 क्वेश्चन लेकर के आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ये हर एक एग्जाम में आता ही आता है। आप इसको मान के चलिए कि 100% हो सकता है कि आपको बिहार लाइब्रेरी में क्वेश्चन मिल जाए। तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। आपको यहाँ पर कौन सा सही है ये आपको याद रखना है। ये जो है 1954 ये है, ये इज द राइट आंसर। लेकिन कैसे है बता देते हैं। क्या होता है डिलीवरी ऑफ बुक्स। यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड बुक्स एक्ट एंड, ऐसे भी दे सकता है एंड न्यूज़पेपर एक्ट। न्यूज़पेपर अगर एक्ट देगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1956। बट अगर डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट देगा तो 1954 सही हो जाएगा। तो याद रखना है कि अगर न्यूज़पेपर एक्ट आ गया तो 1956 कंफ्यूजन के लिए दोनों ऑप्शन आपको दे सकता है, 1954 भी दे देगा और 1956 भी दे देगा। लेकिन अगर डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट रहेगा तो 1956 होगा और न्यूज़पेपर एक्ट रहेगा तो 1956 होगा। तो याद रख लेना, आपको कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा इसमें क्या होता है। चलिए हम लोग उस पर बात करते हैं कि डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट क्या होता है या डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट क्या होता है। ये इंडिया में 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी हैं। तो इसमें क्या करना पड़ता है, इस एक्ट के थ्रू जो भी पब्लिशर्स होते हैं उनके यहाँ जो भी बुक पब्लिश होती है उसकी एक कॉपी इन 4 लाइब्रेरी को जाती है, जिसमें है नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी। इन अपने ऑन एक्सपेंस पे आपको जो भी बुक पब्लिशर पब्लिश करता है उसको अपने ऑन एक्सपेंस पे इन 4 लाइब्रेरी को, कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया और एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, इन 4 को एक एक कॉपी अपने ऑन एक्सपेंस पे भेजनी पड़ती है। अगर वो नहीं भेजते हैं तो उनको पेनाल्टी भी लग सकती है। तो इसलिए ये एक्ट बना कि आपको इन 4 में एक एक कॉपी आपको भेजनी पड़ेगी अपने ऑन एक्सपेंस पे, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर ये न्यूज़ डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट ये कहता है, न्यूज़पेपर एक्ट क्या कहता है, इसमें न्यूज़पेपर को ऐड हो गया था कि न्यूज़पेपर भी जो पब्लिश होता है हर एक जगह, तो न्यूज़पेपर भी एक उस चाहे मान लीजिए जो लोकल में पब्लिश होता है तो वहाँ पर उनको एक भेजना ही पड़ेगा, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता को या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे को या कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी को, तो ये अपने ऑन एक्सपेंस पे भेजना पड़ता है। तो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने जाना यहाँ पर। एक क्वेश्चन से मैंने 2 क्वेश्चन को बढ़ाया, बताया कि डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट क्या है और डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इन कॉलम क्लासिफिकेशन 6th एडिशन द फेज रिलेशन डिजिट बी सोज। बी देखिए यहाँ पर क्या है, ये चीज को आप यहाँ समझिए। बी फॉर होता है बायस। जैसे मैंने बताया कि जनरल अगर होगा जनरल तो इसको लिखेंगे ए, बायस होगा लिखेंगे बी, कंपैरिजन होगा तो लिखेंगे सी, डिफरेंस होगा लिखेंगे डी और इन्फ्लुएंस होगा, इन्फ्लुएंसिंग होगा तो लिखेंगे जी, ठीक है। तो ए बी सी डी और जी। तो यहां पर देखिएगा कि बी किसके रूप में आ गया है, हमारा यहाँ पर बायस के रूप में आ गया। जनरल क्या होता है, ए हो जाता, बी हो गया बायस के लिए, डिफरेंस हो गया डी के लिए और इन्फ्लुएंस हो गया किसके लिए, जी के लिए। तो यह आपको याद रख लेना है। तो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने आज पढ़ा। उम्मीद है कि आपको 10 क्वेश्चन के से ज़्यादा आपको हो सकता है, इसमें 20 क्वेश्चन भी आपको हो जाए, 25 क्वेश्चन भी आ सकता है, इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं अगले MCQ सीरीज 2 के लिए। तो इसलिए मैं आपको कराता जाऊंगा। अब जो लोग मेरे चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं उन लोगों से मैं बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं आपको 100% कमिटमेंट करता हूं कि आपको बिहार लाइब्रेरियन तैयारी जरूर कराऊंगा और अच्छे से कराऊंगा। ये आपके साथ मेरा प्रॉमिस है। और
जब तक वैकेंसी नहीं आती है हमारी सीरीज चलती रहेगी, और वैकेंसी आ जाने के बाद और भी हो सकता है कि एक दिन में 2 सीरीज आपके लिए ले करके आएँ। तो और जैसे जैसे वैकेंसी का क्लियर हो जाएगी, कितनी वैकेंसी आ रही है, क्या सिलेबस होगा, किस मोड में एग्ज़ाम होगा, एस्टेट के माध्यम से होगा या TRE4 में, जो भी हो उसका नोटिफिकेशन आएगा, मैं उसको आपको अपडेट कराऊंगा, और उससे क्या होगा, हमारी तैयारी और भी अच्छी हो जाएगी। तो एक बार फिर से अगेन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए ठीक है, आज इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। आपको बिहार लाइब्रेरियन के लिए एडवांस में कांग्रेचुलेसन अगर हो जाता है तो ये सबको अभी से ही आप लोग बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी में जुड़ जाइए, और मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है कि आपका जरूर होगा अगर आप तैयारी अच्छे से करते हैं। अब हो सकता है कि उसमें इंटरव्यू भी हो या जो भी होगा, तो वो तो खैर बात की बात है। अभी फिलहाल आपको तैयारी करनी है। तैयारी ये नहीं सोचना है कि मेरा कैसे होगा तैयारी, बस तैयारी आपको करते जाना है और दिखेगा कि आपके एग्जाम के आने तक आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तब फिर मिलते हैं। धन्यवाद।